जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। आज हम ऐसे प्लैनेट्स की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि इनके पास दंड का विधान है। इसलिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि ये अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं और इसलिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए इनका भी सकारात्मक होना परमो आवश्यक है। आप समझ ही गए होंगे कि हम चर्चा कर रहे हैं राहु और केतु की। क्योंकि देखिए राहु की चर्चा तो समय समय पर होती ही रहती है, किंतु केतु की चर्चा, क्योंकि केतु जैसे कि राहु शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं, तो केतु क्योंकि ये सप्तमांश है राहु का, और राहु का सप्तमांश होने के कारण केतु भी सेम उसी समय पर अपना परिवर्तन करते हैं जिस समय पर राहु करते हैं। और केतु का शुभ होना परमोवश्यक होता है क्योंकि केतु समाधान माने जाते हैं। जहाँ राहु को समस्या माना जाता है वहीं केतु को समाधान माना जाता है। जहाँ राहु को जुनून माना जाता है वहीं केतु को विरक्ति माना जाता है। लेकिन दोनों के अंदर समान क्षमता है हमें देने की। लेकिन प्रभावगत क्या होता है कि चीज़ें जहाँ राहु आपको निगेटिविटी से प्रदान करते हैं, वहीं चीज़ें जो हैं केतु एक शांति के साथ, एक सामंजस्य के साथ, एक प्रेम के साथ, एक सौहार्द के साथ, यानी जीवन की जितनी भी सकारात्मक चीज़ें हैं वो केतु के पास हैं और जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो राहु के पास हैं। दोनों एक दूसरे का सप्तमांश है, एक दूसरे का अभिन्न अंग है। जिस भी भाव में बैठे होंगे उससे सदैव सप्तम स्थान पर विराजमान होंगे। यानी अगर राहु लग्न में है तो केतु सप्तम स्थान पर है, राहु धन में है तो केतु अष्टम में है। अब धन और अचानक दोनों जब मिल जाएंगे तब फिर क्या होगा, जीवन में वह घटनाएं घटित होंगी जिस पर आपको चलकर एकदम से ऊंचाई प्राप्त होगी। तो आज की यह चर्चा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि जहाँ राहु ने शतभिषा में प्रवेश करने की ओर कदम बढ़ा दिया है वहीं केतु भी इस समय पर मघा नक्षत्र की ओर जाने वाले हैं। अब केतु राहु शतभिषा में यानी कि स्वयं के नक्षत्र में, केतु मघा में यानी कि स्वयं के नक्षत्र में। अब जो चीज़ मैंने देखिए राहु के नक्षत्र परिवर्तन के दौरान आपसे कही थी कि राहु जो हैं वह इस समय पर देखिए जैसे दूसरे के घर से स्वयं के घर में जाने पर आनंद अनुभूत होता है, सेम वही चीज़ केतु के साथ भी होगी। जैसे किराए के घर से स्वयं के मकान में जाना, एक अपार अनुभूति का एहसास केतु को भी प्राप्त होगा क्योंकि मोस्टली राहु केतु के पास अपना कोई घर ही नहीं है। अब जिस भी भाव में रहते हैं, जिस तरीके से किराएदार रहता है ना, सेम उसी तरीके से। अब देखिए इनकी अवस्था अगर उत्तम होगी तो ये उस घर को भी बहुत सजा कर रखेंगे, संवार कर रखेंगे। लेकिन अगर इनकी अवस्था निगेटिव होगी तो ये कहाँ से सजाएंगे, सोचने वाली बात ये भी है। लॉजिक इसमें भी बनता है। अब जबकि देखिए मोस्टली क्या होता है, केतु अध्यात्म से जुड़े हुए ग्रह हैं, केतु विरक्ति से जुड़े हुए ग्रह हैं, लेकिन फिर भी देने की पावर इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। मोस्टली अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो राहु के अंदर जितनी पावर है उससे ज़्यादा पावर केतु के अंदर है क्योंकि केतु अध्यात्म से जुड़े हुए प्लेनेट माने जाते हैं। अब आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा के संबंध में जान लेते हैं अब केतु किस तरीके से आपको प्रभावित करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। अगर आपको अपनी लग्न कुंडली नहीं पता है तो इसे आप नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो आइए, क्योंकि केतु अष्टम स्थान पर विराजित हैं और केतु के प्रभावों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि केतु के बारे में बहुत ही कम चर्चा होती है। अब सपोज है कि देखिए, अचानक का प्रभाव दोनों ही ग्रहों के पास है, अचानक घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन देखिए, उसमें अचानक नहीं होता, अचानक ये भाव होता है। लेकिन क्या है, राहु केतु के प्रभाव बहुत ज़्यादा तीव्रगामी होते हैं, इतने ज़्यादा तीव्रगामी कि सहसा उसमें अचानक का बोध भी हो जाता है। अब वहीं केतु जब यहाँ से, क्योंकि ये अध्यात्म का भाव भी है, अष्टम भाव है जिसे शमशान कहा जाता है, विरक्ति के स्थान पर, यानी कि केतु यहाँ पर आकर कारक हो गए हैं। और कारक होकर इस समय आपका मन अध्यात्म से तो जुड़ा हुआ रहेगा ही, लेकिन केतु के प्रभाव किस तरीके से होते हैं। अब देखिए, राहु जनित जब आपके सामने दुष्प्रभाव आता है तो क्या होता है, उसका समाधान कहीं पर भी आपको नहीं प्राप्त होता। समस्याएं यथावत चलती रहती हैं और जब फिर शुभ संयोग बनता है तब वो समस्याएं समाप्त होती हैं, या तो समाप्त हो जाती हैं या फिर आपके साथ आजीवन उसी तरीके से चलती रहती हैं। आप परेशान रहते हैं और समय समय पर आपको उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होना पड़ता है। किंतु केतु का क्या होता है, केतु जब आपको समस्या उत्पन्न करते हैं, और केतु देखिए जब निगेटिविटी प्रदान करते हैं, या तो आपको प्रथम बार में ही निगेटिविटी प्रदान कर देंगे, या जब कार्य की पूर्णाहुति हो रही हो, यानी पूर्णा पर हो, तब उस पर अपना प्रभाव प्रदान करते। लेकिन केतु के साथ एक चीज होती है, केतु जहाँ पर निगेटिविटी उत्पन्न करते हैं वहां पर आपके सामने रास्ते भी खोल देते हैं कि आपके सामने अगर प्लान ए आपका फेल हो रहा है तो प्लान बी मौजूद है, प्लान सी मौजूद है। लेकिन राहु के साथ ये चीज़ें नहीं होती, राहु हमेशा समस्या ही उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये अचानक का भाव है और जस्ट सामने धन भाव है, जिसके कारण से केतु के पास इस समय अचानक धन का प्रबल योग बना हुआ है। आपको कहीं से भी अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके जीवन में इस समय अचानक गुरु की प्राप्ति हो सकती है, अचानक आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। जरूरी नहीं वह गुरु अध्यात्म से जुड़ा हुआ ही हो, वह गुरु आपको आपके कैरियर से संबंधित भी हो सकता है। किसी का ऐसा गाइडेंस मिल जाना, अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी मिल जाना जो आपने पहले एक्सपेक्टेशन ना की हो। देखिए, क्या होता है, जहाँ पर हम रहते हैं, कभी कभी जहाँ पर हम कार्य करते हैं, हम अपनी प्रतिभा को कम पहचानते हैं और हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के लोग जो होते हैं, जैसे आप अपने पड़ोस को कह सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में कलीग्स को कह सकते हैं, अपने बॉसेस को कह सकते हैं, ये जो होते हैं ये हमारी क्षमता को हमसे ज़्यादा पहचानते हैं। और कभी कभी इन्हीं के द्वारा कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने रख दी जाती है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अब चलिए, अब जिस नक्षत्र में हैं उस नक्षत्र में इस समय महत्वाकांक्षा, मघा नक्षत्र जो है केतु के अंदर महत्वाकांक्षा उत्पन्न करेगा। और ये महत्वाकांक्षा जब राहु के जुनून के साथ मिलेगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रबल स्थिति होगी। हालांकि इस स्थिति को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि राहु भी जहाँ मेष नवांश से गोचर करते हुए देखे जाएंगे, वहीं केतु भी मेष नवांश का ही भोग करते हुए देखे जाएंगे। ऐसे में दोनों भाव संबंधित आपके, क्योंकि देखिए इनकी अच्छाइयाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन साथ में दो चीज़ें ऐसी चलती हैं जो बहुत ज़्यादा निगेटिव होती हैं, और अगर इसको नियंत्रित ना किया जाए, क्योंकि मंगल की ऊर्जा, मेष नवांश जो है मंगल का नवांश है, अगर इसको ना समझा जाए तो फिर मंगल जितना ज़्यादा आपको उठाने की क्षमता रखता है उतना ही ज़्यादा पटकने की भी क्षमता रखता है। और ये जो पटकी मंगल देता है ना, इसका कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है। और इसके नवांश का जब ये दोनों ही ग्रह भोग कर रहे होंगे, ऐसे में क्योंकि वहाँ वाणी है और यहाँ आपका मन आध्यात्म है, तो दोनों को नियंत्रित करना होगा। अगर इसको नियंत्रित नहीं किया तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें हाथ में हैं वो भी चली जाती हैं। और बहुत ही निगेटिव ग्रह राहु भी है, क्योंकि इस समय इनका समावेश में इस नवांश का जब भी ये दोनों ग्रह भोग करेंगे तो देखिए, क्रोध, अहंकार, गुस्सा, इरिटेशन, ये चीज़ें भर देंगे आपके अंदर। और ये चीज़ें आ जाती हैं, कभी कभी इनकी अधिकता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि व्यक्ति स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगता है। और जब ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है तो समझ लीजिए कि आपके लिए उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई।
तो इस चीज़ पर तो सदैव ही अंकुश लगा कर रखिए। वैसे भी देखिए मंगल के उपायों के दौरान मैं आपको सदैव यही बताती हूँ कि आपको हमेशा अपने क्रोध को नियंत्रित रखना चाहिए। अपने अहंकार को अपने अंदर दबा कर रखना चाहिए और संभव हो तो देखिए मेडिटेशन के द्वारा इसको बिल्कुल हटा ही देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर हम प्रयास करने लग जाएँ तो वो हमारा सफल नहीं होगा। थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। तो अब दूसरा नवांश जो होगा तरुष का नवांश, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि ये इनके गुरु की ही राशि का भाव है। तरुष यानी वृष, यानी अब आपके कर्म को धन के लिए जुनून की हद तक देखा जाएगा। देखिए एक चीज़ और भी बन सकती है इसमें सिचुएशन, उसका ध्यान रखिएगा कि देखिए जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़नी चालू होती हैं तभी जुनून अंदर आता है और उसी जुनून में व्यक्ति शॉर्टकट की ओर भी चला जाता है और देखिए दोनों ही प्लैनेट्स जो हैं आपको शॉर्टकट की ओर भी ले जाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत अलर्ट रहना होगा, बहुत सतर्क रहना होगा क्योंकि राहु जहाँ इस समय न्यायकर्ता की राशि में है, शनिदेव की राशि में है, वहीं केतु इस समय पर सूर्य की राशि में है और सूर्य राजा है, उन्हें भी न्यायकर्ता माना जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप शॉर्टकट की ओर जा रहे हैं, तो आपके लिए विषम परिस्थितियों का निर्माण करने में भी देर नहीं लगेगी इन ग्रहों को। तीसरा नवांश जो होगा वो मिथुन का नवांश होगा। अब यहाँ बुध देव के साथ जब इनका संबंध बनेगा दोनों ही ग्रहों का, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह, क्योंकि शतभिषा और मघा के अंदर जो 4 नवांश आते हैं वो मेष से लेकर कर्क तक आते हैं। तो ये जो मेष से लेके कर्क तक आएँगे तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण होगा इन चीज़ों को समझना। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि देखिए ये मैंने जो चर्चा की है मेष से कर्क की है और इन दोनों ग्रहों का स्वभाव क्या है? वक्री। अब ये कर्क से मेष तक जाएँगे, यानी अंतिम चरण जो होगा वह मेष का होगा। यानी अब तक जो आपने प्राप्त किया है वह आपको सँभालना होगा बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत जल्द ही इन दोनों ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। आपके राहु देव गोचर